हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिटरली। मेरा नाम एलियसन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। सजेशन दिए वीडियो जो है वो उस पर मैं ऑलरेडी भी कुछ रिएक्ट कर चुका हूँ। साउथ ईस्ट इंडिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है मेनलैंड इंडिया से। सो डिफरेंट उनका कल्चर भी है और डिफरेंट उनके फेस फीचर्स भी हैं। वो उनके फेस फीचर्स ज़्यादातर चाइनीज़ से मिलते हैं बट वो इंडियंस हैं। ओके, तो जो टाइटल है वीडियो का वो यही है कि वाई डू नॉर्थ ईस्ट इंडियंस लुक सो डिफरेंट। तो क्यों उनकी फेस फीचर्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं मेनलैंड इंडियन से, इस बारे में जानते हैं। गेट सेट फ्लाई अर्न, यही है ना। ओके, इस चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेट्स वॉच आउट। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और ये है टिपिकल मेनलैंड इंडियन। ये है हमारे सिबलिंग्स नॉर्थ ईस्ट इंडियंस और ये है टिबेटियंस। अब नॉर्थ ईस्ट इंडियंस और मेनलैंडर्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फेशियल डिफरेंसेस हैं। आईज ऑब्वियसली छोटी है, एक ब्रॉड फॉरहेड है, ब्रॉड जाइगोमा यानी ये वाला रीजन है, फेशियल फैट्स थोड़ा ज्यादा है और ऑब्वियसली उनका कॉम्प्लेक्शन। लेकिन सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर्स ही नहीं, लेकिन उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज और तो और उनका खान पान भी मेनलैंड इंडिया से काफी अलग है। सो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों हमारे देश के, हमारे ही सिबलिंग्स यानी नॉर्थ ईस्ट इंडियंस मेनलैंड इंडियंस जैसे कम लेकिन टिबेटन से ज्यादा मिलते जुलते क्यों हैं? क्या ये नॉर्थ ईस्ट इंडियंस जेनेटिकली और एवोल्यूशनरली बाकी इंडियन से मिलते हैं या नहीं? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब बेसिक ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी तो सब जानते हैं। हम सब इंसानों के पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स आज से करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका से यूरोप गए और फिर यूरोप से एशिया आए। लेकिन अब एशिया में माइग्रेट हुए ये होमो सेपियंस अलग क्यों दिखते हैं, ऐसे क्यों दिखते हैं? लेट्स गेट टू नो इट द साइंस वे। अब ये होमो सेपियंस अलग क्यों दिखते हैं, ये शुरू करने से पहले यहाँ मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आई नो आज के समय में मोंगोलॉइड इस शब्द को लोग एक डेरोगेटरी सेंस में ले लेते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को गाली देने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में इस शब्द को सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रही हूँ, जिसके लिए ओरिजिनली ये शब्द बनाया भी गया था। सो खैर, चलो बैक टू एवोल्यूशन। तो जब हमारे एंशिएंट ह्यूमन एंसेस्टर्स जब इन जगहों पर माइग्रेट हुए तो इस एरिया में ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा बहती थी और इसीलिए ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए इन लोगों के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, जैसे एपिकैंथिक फोल्ड्स ऑफ आईज। आंखों के ऊपर मौजूद ये एक्स्ट्रा फैट की परत आंखों को ठंडी हवाओं से बचाती है, इंसुलेटेड रखती है, वार्म रखती है। नंबर 2, छोटी आंखें। अब सफेद बर्फ से ढकी हुई जगहों में होता यह है कि बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में वापस फेंक देती है, जिससे ऑब्वियसली आंखों को तकलीफ होती है। लेकिन अगर आंखें छोटी हो जाए तो एक टाइम में, एक मोमेंट में कम रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंख में घुसेगी। नंबर 3, शॉर्ट लिम्स। छोटे हाथ पैर और छोटे कद से सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर की गर्मी जल्दी से शरीर के बाहर नहीं जाती और अंदर से प्रिजर्व रहती है। नंबर 4, लंबी और चपटी नाक। ऐसे नाक के स्ट्रक्चर से नाक से बाहर बहती भाप से ज्यादा हीट फिर से रीअब्सॉर्ब करने में मदद होता है कि ऑब्वियसली नोज का एरिया ज्यादा हो जाता है। नंबर 5, फैट एंड फ्लैट फेस। चेहरे पर एक्स्ट्रा फैट ठंडी में चेहरे को गर्म रखने में मदद करता है और वहीं पे एक चपटा चेहरा फ्रोजन फूड खाते वक्त ज्यादा वर्टिकल बाइट फोर्स प्रोवाइड कर पाता है, यानी ऐसा बाइट फोर्स। सो ये कुछ साइंटिफिक रीजन है कि कैसे ये होमो सेपियंस की बॉडी उनके एनवायरनमेंट, उनके क्लाइमेट में उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको इवॉल्व करने के लिए डेवलप हुई। अब यहाँ पर सीन ये है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के पास भी कुछ ऐसे ही सिमिलर फीचर्स हैं, जिस वजह से आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस, उनके साथ काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि ICSSR के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पर काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे थे और लोग उन्हें खुलेआम कोरोना वायरस कहकर उन्हें हैरास और उन्हें अब्यूज कर रहे थे। नागालैंड के 2 स्टूडेंट्स को गोरेगांव में घंटों तक फिजिकली टॉर्चर किया गया और कहा गया कि अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वाले लोग यहाँ पर आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब रेसिज्म के अलावा जो वो लोग फेस करते हैं वो है इंसर्जेंस और अंडर डेवलपमेंट। उस एरिया में बांग्लादेश से टेररिस्ट घुसते रहते हैं, वहाँ पे आए दिन तबाही मचाते रहते हैं। एंड टू ऑल ऑफ दिस काफी सारे रीजंस हैं जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट बाकी मेनलैंड इंडिया जितना तेजी से नहीं हो पा रहा है। अब इस बारे में हम लोग डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन सब रीजंस की वजह से वहाँ पर बहुत बार कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बनाने के लिए।
लेकिन ऑफ कोर्स वो एक अलग देश नहीं बना है एंड इसीलिए यही वजह है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स नक्सलवादी बन गए हैं जो आए दिन इंडिया पे छोटे मोटे टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहते हैं। अब ये कौन से एक्टिविटीज किए हैं, इनका स्टार्ट कैसे हुआ, इनका हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पे तो हमें पूरा अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इंडिया अनकवर्ड ये पॉडकास्ट सुन सकते हो जो आपको मिल जाएगा कुकू एफएम एप्लीकेशन पे। यस, कुकू एफएम एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ बुक्स ही नहीं, कई सारे अनगिनत पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ नॉलेज के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो आपको आपकी लाइफ में कैसे रैशनली सोचकर आगे बढ़ना है उसमें मदद करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग जॉनर्स के बुक्स भी मिल जाएंगे जैसे कि बायोग्राफीज, हिस्ट्री, लव, मोटिवेशन, सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारा नॉलेज का कॉस्ट है सिर्फ 399 रुपीज पर ईयर। अगर आप मेरा रेफरल कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हो तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ। यस, ये पूरा एप्लीकेशन सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर में। लेकिन इसके अलावा अगर आप 3 अक्टूबर या फिर उससे पहले कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 20% की जगह पे पूरे 50% ऑफ मिलेगा, यानी आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा सिर्फ 199 रुपीज में, यानी कि इतना सारा ज्ञान बस 1 रुपीज पर डे से भी कम दाम में। तो देरी किस बात की, गो एंड डाउनलोड कुकू एफएम एप्लीकेशन और इन्वेस्ट करो अपने नॉलेज में और अपने आप को आगे बढ़ाने में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस प्रोमो कोड गांधी50। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल पे कि आखिर ये मोंगोलॉइड फीचर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसे आए। कि आप जानते होंगे इस एरिया में तो तेज हवाएं नहीं बहती, उल्टा यहाँ पर तो ज्यादातर हेवीली फॉरेस्टेड एरियाज है, तो फिर यहाँ पर कैसे आए ये फीचर्स? सो वेल, उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि आज के समय में जो ज्यादातर ट्राइब्स इस एरिया में या फिर इस रीजन में पाए जाते हैं वो असल में तिब्बत, जो कि फिलहाल चाइना के कब्जे में है, और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स जैसे कि प्रेजेंट डे थाईलैंड और म्यांमार जैसे एरिया से माइग्रेट होकर आए हुए ट्राइब्स हैं। लेकिन क्यों, आखिर क्यों यहाँ के रीजन के लोगों को नॉर्थ ईस्ट में माइग्रेट होकर सेटल होने की जरूरत पड़ी? सो वेल, इस माइग्रेशन का सबसे फर्स्ट रीजन है फॉरेस्ट एंड रिवर्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया दुनिया के उन कुछ ब्लेस्ड जगहों में से है जहाँ से ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। क्योंकि ये इलाका हिमालय से कम हाइट पर है, ये सारी नदियाँ इस पूरे इलाके को काफी ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा फर्टाइल बनाकर घने जंगलों से भर देती है, और जिसका सीधा सीधा मतलब है ज्यादा खाना और ज्यादा रिसोर्सेज। अब बाहर की इन कंट्रीज से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने का माइग्रेशन का दूसरा रीजन है तिब्बत इज अ प्लेटू। अब तिब्बत की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो आपको असल में पता चलेगा कि तिब्बत तो असल में एक कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं बहती है। अब हाई ऑल्टीट्यूड, तेज हवाएं और कोल्ड क्लाइमेट के चलते अगर यहाँ के लोगों को उस जमाने में कहीं माइग्रेट करना पड़ा भी होगा तो उनके लिए सबसे प्रेफर्ड स्थान था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हो ये तिब्बत के हायर ऑल्टीट्यूड से कनेक्ट होकर साउथ ईस्ट एशिया के लोअर ऑल्टीट्यूड्स तक एक ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर में कनेक्ट हो रहा है। सो इसीलिए ऑब्वियसली तिब्बत से थोड़ा सा नीचे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ माइग्रेट होना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट था। नाउ आई नो कि इससे ये साबित नहीं होता है कि यहाँ पर माइग्रेशन हुआ होगा, ये तो हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी एक माइग्रेशन हुआ होगा। तो क्या इसके कोई रियल लाइफ प्रूफ्स भी है जो इस माइग्रेशन की थियरी को जस्टिफाई करते, वैलिडेट करते? वेल यस, प्रूफ्स है। प्रूफ नंबर 1, इंटरमिक्सिंग। जब मेनलैंड इंडियंस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की जेनेटिक स्टडीज की गई तब पता चला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ मेजर ट्राइब्स असल में टिबेटो बर्मन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यानी उनके लिंक्स तिब्बत और बर्मा या फिर म्यांमार से। अब ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि 1817 से 1826 के बीच में बर्मीज इन्वेजन हुए थे जिसमें बर्मा ने असम पर कब्जा कर लिया था। सो इसीलिए ये हो सकता है कि तब इंटरमिक्सिंग हुई हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री देखें तो ये पता चलेगा कि इंटरमिक्सिंग इन इन्वेजन से भी पहले से होती आ रही थी। यस, राइट फ्रॉम द फर्स्ट किंगडम इन नॉर्थ ईस्ट, द कामारूपा किंगडम, जो 350 BC से लेकर 1140 AD तक था। एंड दिस वेंट ऑन टू द लास्ट किंगडम, द अहोम किंगडम, जो 1228 से लेकर 1826 AD तक था, क्योंकि उस समय ये सारे किंगडम्स उस वक्त के नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर प्रेजेंट डे भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैले हुए थे। सो ऑब्वियसली उस टाइम के किंगडम में जब आज के प्रेजेंट के सारे कंट्रीज मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरमिक्सिंग तो होनी ही है। माइग्रेशन का प्रूफ नंबर 2, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। आप यहाँ पर इस पिक में ये देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई सारे ट्राइब्स टिबेटो बर्मन या फिर साइनो टिबेटन भाषा की ही अलग अलग डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मेघालय की खासी ट्राइब के लिंक्स तो थाईलैंड तक जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा टिबेटो बर्मन के साथ साथ मोन खमेर और पालोंग जैसी भाषाओं से भी मेल खाती है, जो भाषाएं थाईलैंड और वियतनाम से लिंक्ड है। बट क्या इसका ये मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का मेनलैंड इंडिया में रहने वाले इंडियन से कोई संबंध नहीं है?
वेल नोन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रूव करती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस में और मेनलैंडर्स में काफी सिमिलैरिटीज भी है। सिमिलैरिटी नंबर 1, कॉमन जीन्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर ट्राइब्स भले ही टिबेटो बर्मन बोली बोलते हो, लेकिन जेनेटिकली उनमें से कुछ लोगों में अभी भी इंडो मोंगोलॉइड जीन्स है, यानी उनमें कुछ जीन्स मेनलैंड इंडिया में रहने वाले लोगों से भी मैच करते हैं। इनफैक्ट 2012 की एक रिसर्च के अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के ज्यादातर जीन्स तिब्बत, म्यांमार और थाईलैंड के लोगों से तो मैच करते ही हैं, पर साथ ही उनमें नॉर्थ इंडियन लोगों के भी जीन्स के ट्रेसेस पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि जेनेटिकली वो मेनलैंडर से भी बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। सिमिलैरिटी नंबर 2, संस्कृत, प्रकृत और हिंदुइज्म। कामारूपा किंगडम जो 350 बीसी से 1140 एडी तक था, और लाहौर किंगडम जो 600 से लेकर 1565 एडी तक था, इन किंगडम्स के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली एक हिंदू किंगडम था और यहाँ पर मेजरली संस्कृत और प्रकृत भाषाओं का इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि आज भी इन भाषाओं से इजाद हुए बंगाली और आसामीज भाषाओं के अलग अलग डायलेक्ट्स इन एरियाज में आज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब फ्लोनर्स जब यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है, ये हमारे भाई बंधु है, तो फिर भी क्यों आज बहुत से लोग इन्हें हमारे देश का हिस्सा नहीं मानते। सो वेल, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है ब्रिटिश एम्पायर्स पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड कन्वर्जन। ब्रिटिश रूल के वक्त ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाहर के लोग यानी मेनलैंडर्स पर वहां पर एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी। इससे हुआ ये कि मेनलैंड में चल रही इंडिपेंडेंस की इंटेंस लहर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन इसके ऊपर से ब्रिटिशर्स की चालाकी देखिए, उन्होंने यही पाबंदी क्रिश्चियन मिशनरीज पर नहीं लगाई थी, ब्रिटिशर्स ने उन्हें अंदर घुसने दिया, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो ओरिजिनली एक हिंदू रीजन था वो कल्चरली ही इंडिया से सेपरेट हो गया और नागालैंड जैसे कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक क्रिश्चियन स्टेट में तब्दील हो गए। अब इन ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस को डिवाइड करने में भी था। उन्होंने ही तभी बहुत ही चालाकी से द आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, प्रोपगेट किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कुछ नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में फेशियल स्ट्रक्चर्स में और उनके कॉम्प्लेक्शन या फिर फीचर्स में बहुत डिफरेंसेस है। अब अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो देखनी है कि वाई नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस लुक सो डिफरेंट और क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है या फिर नहीं, तो इस पे हम लोगों ने फिल्म में ही एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको उसको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न्स और मेनलैंडर्स में हल्का सा डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली एक पहाड़ी इलाका है और घने जंगलों से भरा हुआ है और हमारे वो 8 स्टेट्स मेनलैंड इंडिया से बस एक 22 किलोमीटर वाइड चिकन नेक रीजन द्वारा ही कनेक्टेड है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। अब इतने नैरो एरिया की वजह से यूनिटी की सोच और डेवलपमेंट की लहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये 8 स्टेट्स मेनलैंड इंडिया से अपने आप को हल्का सा कटा हुआ महसूस करते हैं। डिस्टेंस का रीजन नंबर 3 इज पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स खेलने का भी पहला रीजन ब्रिटिशर्स ही है। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, सिर्फ उनके रिसोर्सेज हथियाने के लिए। अब उस दौरान वहाँ के इंडियंस को ये लग रहा था कि शायद इंडिपेंडेंस के बाद तो ये एक्सप्लॉयटेशन वाली पॉलिसीज बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1947 के बाद भी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी ब्रिटिश की पॉलिसीज को ही कैरी फॉरवर्ड किया। कोल जैसे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन वहाँ से कंटिन्यू रखा, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करवाया। अब इससे हुआ ये कि वहाँ के लोकल ट्राइब्स को चीटेड सा फील हुआ और कई सारे आर्म ग्रुप्स वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इसके अलावा भी पॉलिटिक्स का दूसरा रीजन है रिलीजन। प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाए गए एंटी सेक्युलर नैरेटिव्स के चलते भी कई सारे लोकल पार्टीज इंडियन गवर्नमेंट को आज भी अपोज करते हैं, क्योंकि आज के समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता है। और फाइनली हमारे बीच के ये डिस्टेंस का रीजन नंबर 4 है रेसिज्म, जो सबसे आखिरी और मेन रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के दिलों में एक नफरत पैदा करता है, और वो है मेनलैंड इंडिया के लोगों द्वारा बके गए इनसेंसिटिव कमेंट्स। चीनी, नेपाली, हक्का नूडल, चाओ चाओ, चाइनीज और न जाने कितने सारे नाम। ये सारे नाम कोई भी जो हल्का सा भी चिंकी दिखता है उन सब ने बचपन से सुने ही होंगे। आई मीन अगर आप क्यूरियोसिटी के चलते अगर उनसे उनका जन्म स्थान पूछना भी चाहते हो तो वो पूछने का भी एक तरीका होता है। ये पूछने की बजाय कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हो, ये पूछना कि क्या आप चीनी हो, वो भी तब जब इंडिया और चाइना के बीच ऑलरेडी इतने टेंशन चल रहे हैं जिससे ऐसा हो सकता है कि उन पर कोई फिजिकली अटैक कर दे इस गलतफहमी की वजह से, तो ये अपने आप में कितना इनसेंसिटिव है। खैर, इवन आफ्टर सो मेनी डिफरेंसेस, आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया के बीच के डिफरेंसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है।
वेल रीसेंट गवर्नमेंट्स काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे कि ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए फिलहाल बजट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। और इस सब के अलावा जो चीज़ हम अपने आप से कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप किसी को भी, कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन को देखो या किसी भी इंसान को देखो जो हल्का सा भी चिंकी दिखता है, तो प्लीज़ उस पर कोई भी इनसेंसिटिव कॉमेंट्स पास मत करो। ये आपके लिए बस एक मजाक होगा, ये एक छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन वो किसी और इंसान के दिल में अपने खुद के लुक्स को लेकर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देगा। जबकि अपने फेशियल स्ट्रक्चर पर, अपनी हिस्ट्री पर, अपने पास्ट पर, अपने जीन्स पर और अपने रूट्स पर सबको प्राउड फील होना चाहिए। सो अगर आपने भी जाने अनजाने में कभी भी किसी के खिलाफ कोई रेसिस्ट कमेंट्स बके हैं या फिर अगर आपने अपने सामने कुछ होते हुए देखा है, तो अभी से आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसे रोको और ऑब्वियसली खुद वो और चीज़ करो मत। अगर आपको आज के फिलहाल एपिसोड में जो भी बात बताई गई वो सही लगी, उसमें कुछ बात लगी, और अगर आप बाकी इंडियंस को भी ऐसे ही सोशली अवेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और इस ओके, इट वाज अ इंटरेस्टेड वीडियो। काफ़ी कुछ नॉलेज था। जो कि मेन क्वेश्चन था टाइटल में, जो कि क्लियर होता है, व्हाई डू नॉर्थ ईस्ट इंडियन लुक्स सो डिफरेंट। तो उसके बायोलॉजिकल रीजंस, उसके हिस्टोरिकल रीजंस और उसके साइंटिफिक रीजंस, सारे रीजंस इस वीडियो में उन्होंने अच्छे से बताए हैं। और अब डजेंट मैटर कि वो क्या रीजंस हैं, किन वजह से वो डिफरेंट नज़र आते हैं मेनलैंड इंडियन से। इन रीजंस को साइड पे रख के जो मेनलैंड इंडियंस को चाहिए कि वो उनको अपनाएं, उनको डिस्क्रिमिनेट मत करें, उनको चाइनीज़ या किसी भी तरह के टाइटल मत नवाजें। उनको अपनायत जब फील कराएंगे तो वो भी खुद को इंडियंस फील करेंगे। उनमें से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाएं, तो उनका रीज़न यही है कि उनको मेनलैंड इंडिया से कुछ ना कुछ हेट मिल रहा है या उनके राइट्स नहीं मिल रहे। तो पॉलिटिकल राइट्स देना तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका काम है, बट जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो एटलीस्ट मेनलैंड इंडियंस को देने चाहिए, अगर तो नहीं दिए जा रहे। मैंने देखा रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उसमें काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो एथलीट्स थे वो थे, और उन्होंने जब वो गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने पूरे इंडिया को प्राउड फील करवाया। और मुझे वो सीन भी याद आ गया था चक दे इंडिया मूवी का, जिसमें शाहरुख खान जब हॉकी की एज कोच आते हैं तो हॉकी की टीम्स के सारे प्लेयर्स से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो अपने अपने एरिया का नाम बता रहे होते हैं, बट एक लड़की कहती है कि इंडिया से हूँ, और वही आंसर चाहिए होता है शाहरुख को कि इंडिया से। तो सब यही फील करना चाहिए सबको कि हम एक इंडिया से हैं, और अलग अलग इलाकाई बेसिस पे हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।